हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? टेंशन में तो नहीं है कि यूपी टीजीटी पीजीटी की डेट आ गई है? अगर हैं तो बिल्कुल टेंशन को निकाल दीजिए। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा आप लोगों के साथ, आप लोगों को पढ़ाने के लिए तैयार हूं। बस आप पढ़ने के लिए तैयार रहिए। और सबसे पहले अब मैं आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए एक स्ट्रैटेजी लेकर आई हूँ, वो सुन लीजिए। मैं 40 डेज़ की स्ट्रैटेजी, 40 डेज़ आप नॉन स्टॉप मुझे अपने साथ देखेंगे। मतलब अभी तक तो यही प्रोग्राम है। अगर सब चीज़ें ठीक रहीं और तबीयत ठीक रही, सब रहा, तो मैं अब 40 दिन लगातार अब आपके साथ हूँ। रोज़ मैं आप लोगों के साथ, आप लोगों के लिए आपके एग्ज़ाम से संबंधित वीडियो लेकर आऊँगी, जिसमें क्वेश्चंस हैं, जिसमें जो आपको वॉटेवर जो एक लास्ट टाइम पे एक जो अच्छे से रिवीजन की और एक अच्छी नॉलेजेबल चीज़ों की जो ज़रूरत होती है, वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आज है हमारा 40 डेज स्ट्रैटेजी का डे, 40 डेज टू क्रैक। ये देखिए, 40 डेज स्ट्रैटेजी टू क्रैक यूपी टीजीटी इंग्लिश डे 1। तो ये जो है, ये डे 1 है हमारा, कि जिसमें हम लोग जो है वो क्रैक करेंगे यूपी टीजीटी का 40 दिन का हमारा प्रोग्राम चलेगा लगातार का, जिसमें हम आज वर्ड्सवर्थ से स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा, मैं आप लोगों को एक और बात बताऊं कि अभी भी हमारी जो पेड क्लासेस हैं, जो हमारे ऐप पे आपको पता है सिर्फ पेड क्लासेस चलती हैं। ऐप पे जो क्लासेस हैं उनका टाइम भी अब बढ़ा दिया गया है। जो स्टूडेंट्स अभी भी एडमिशन ले रहे हैं, 4 आवर्स जो है वो क्लासेस का टाइम कर दिया गया है। तो दोज हु आर विलिंग टू टेक एडमिशन अभी भी ले सकते हैं। 3-4 दिन बाद वो भी ख़त्म हो जाएंगी चीज़ें। अगर आप 8 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हैं तो 4 घंटे हम आपको पढ़ाने के लिए तैयार हैं, बाकी के 4 घंटे आप अपने आप देंगे। तो अगर आप कर सकते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो लोग किसी की भी मजबूरी नहीं है, जो लोग सिर्फ YouTube के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मैं अच्छा क्वालिटी मटेरियल 40 डेज़ तक आप लोगों के लिए डे 1 आज से स्टार्ट कर रहे हैं। आज से हमारा काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है और आज है आपका डे 1। ये क्वेश्चंस हैं, मैं आप लोगों को ये क्वेश्चंस जो हैं वो करवा रही हूँ वर्ड्सवर्थ के, विलियम वर्ड्सवर्थ के, जो कि यूपी टीजीटी का एक मेजर राइटर है। उसमें आप लोगों को विलियम वर्ड्सवर्थ के 40 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चंस का ये है कि भाई हमारे पास PDF नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, थोड़ा सा देखिए मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो देखते जाइए और साथ के साथ लिखते जाइए। स्क्रीनशॉट खींचना है, जैसे भी करना है वो करते जाइए, क्योंकि इस समय हमारे पास भी इतना समय नहीं है कि इसी को PDF में कन्वर्ट कर दें या कुछ भी कर दें। तो ये आप लोगों के लिए मैं 40 क्वेश्चंस अच्छे लेकर आई हूँ। इसमें कुछ बहुत सिंपल भी हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमारा 40 डेज स्ट्रैटेजी टू क्रैक यूपी टीजीटी इंग्लिश डे 1 क्वेश्चंस ऑन वर्ड्सवर्थ। तो आज से हमारा जो है काउंटडाउन हैज़ बिगन। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल थीम ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइट्री। वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि रोमांटिक एज के रिप्रेजेंटेटिव पोएट हैं, जिनके वर्क लिरिकल बैलेड्स से माना जाता है कि रोमांटिक एज की शुरुआत हुई। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज अगेंस्ट न्यू क्लासिकल एज के रूल्स एंड रेगुलेशंस के। इवन एक क्वेश्चन भी ये आया था, इनमें से कौन सा वर्ड्सवर्थ को लेकर कथन जो है वो झूठ है, तो कथन जो है वो सत्य है कि उसमें कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन था। तो उसमें ये था, एक क्वेश्चन था कि विलियम वर्ड्सवर्थ्स अर्ली पोएम्स आर द टेम इमिटेशन ऑफ पोप। तो अधिकतर लोगों को ये लगा था, लेकिन आप जानते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी अपनी पहली कुछ पोएम्स में ही ट्राइड टू इमिटेट अलेक्जेंडर पोप। आफ्टरवर्ड्स उन्होंने ये माना कि नहीं, इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस में पोएम्स को नहीं लिखा जाना चाहिए। तो विलियम वर्ड्सवर्थ शुरुआत जो है वो भी ही वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय अलेक्जेंडर पोप, लेकिन बाद में उन्होंने नियो क्लासिकल एज का जो बंधन था उसे छोड़ दिया। तो इसमें जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल थीम ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइट्री। तो वर्ड्सवर्थ की पोएम्स का कौन सा सेंट्रल थीम नहीं है? तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। द कॉमन मैन बिल्कुल है। वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोएम्स में जो स्थान दिया है वो कॉमन मैन को ही दिया है। द प्रोमिसेस ऑफ टेक्नोलॉजी,
वर्ड्सवर्थ ने कहीं से कहीं तक भी टेक्नोलॉजी को अपनी पोएम्स में स्थान नहीं दिया, क्योंकि ही वॉज वेरी मच अगेंस्ट दीज मटेरियलिस्टिक आउटलुक्स ऑफ द पीपल, कि वो इस मटेरियलिस्टिक आउटलुक के कि वो लोग जो हैं भाग रहे हैं पैसे के पीछे, अंधी दौड़ है, तो वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, इन उसमें उन्होंने सॉलिड बून एक वर्ड भी यूज़ करा है। तो यही है द प्रॉमिस ऑफ टेक्नोलॉजी। वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोएम में प्रॉमिस ऑफ टेक्नोलॉजी कहीं नहीं यूज़ करा है। आउटकास्ट फिगर भी, यानी कि समाज से बहिष्कृत लोग भी उन्होंने अपने उसमें दिखाए हैं। मूवमेंट ऑफ टाइम, ये भी उन्होंने दिखाया है, वो समय का जो मूवमेंट का प्रभाव पड़ा था, दैट वाज फ्रेंच रेवोल्यूशन, वो भी उनकी पोएम्स में हमें देखने को मिलता है। सिर्फ एक यही पार्ट है दैट इज द प्रॉमिस ऑफ टेक्नोलॉजी, ये बी पार्ट जो है यही इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू वर्ड्सवर्थ, टिंटन एबे एंड कॉलरिज डिजेक्शन ओड हैव इन कॉमन। कॉलरिज ने एक डिजेक्शन ओड लिखा है और वर्ड्सवर्थ की टिंटन एबे जो कि लिरिकल बैलेड्स की लास्ट पोएम है, जो कि 1798 में आया था। अब देखते हैं एक एक करके इनका वो पढ़ते हैं। एन आइडेंटिकल राइम स्ट्रक्चर, the belief that a person is incapable of change even as he or she ages। क्या इन दोनों का राइम स्ट्रक्चर एक सा है? नहीं, दोनों का राइम स्ट्रक्चर अलग अलग है। बिलीफ कि ये मानना कि एक पर्सन जो है वो चेंज नहीं हो सकता जैसे जैसे वो बढ़ता है, नहीं। टिंटन एबे में वर्ड्सवर्थ ने ये बताया है कि नेचर के समय के साथ नेचर जो है वो इंसान का नेचर को देखने का नज़रिया चेंज होता जाता है। द सेंस ऑफ होप दैट डेथ विल कम सून, क्या ये है? या ए शेयर्ड थीम दैट नेचर एक्सपोजेज द पेन इन ह्यूमन लाइफ। इनमें दोनों में कॉमन ये है, दोनों की थीम ये है कि नेचर जो ह्यूमन लाइफ की जो पेन है वो नेचर जो है वो अपने ऑब्जेक्ट्स के द्वारा दिखा देती है। तो दोनों की यही जो है वो थीम है, दैट इज डी। ये है थीम, अ शेयर्ड थीम दैट नेचर एक्सपोजेज द पेन इन ह्यूमन लाइफ, कि नेचर के ऑब्जेक्ट्स ह्यूमन लाइफ के पेन को एक्सपोज जो है वो कर देते हैं। डिजेक्शन एंड ओड जो कॉलरिज ने लिखा है वो सारा जो है वो हचिंसन के से ही वॉज इन लव विद सारा हचिंसन, और वो न फुलफिलमेंट ना हो पाना भी एक रीज़न था डिजेक्शन एंड ओड को लिखने का। And the next question is, which of the following best characterizes Wordsworth's attitude towards the French Revolution? इनमें से कौन सी चीज़ वर्ड्सवर्थ के फ्रेंच रेवोल्यूशन के प्रति उसका एटीट्यूड जो है वो दिखाती है? He thought it did not go far enough in granting women rights। क्या वो ऐसा सोचता था कि ये women rights नहीं दिलवा पाएगा? He opposed it in favor of supporting the king and the ancient regime। उसने इन्हें अपोज करा कि किंग के और किंग को सपोर्ट करा, लुई 16 को ऐसा भी कुछ नहीं है। He favors its democratic impulses but was appalled by its destructive nature। यही इसका आंसर है। एक्चुअली 1789 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी तो वर्ड्सवर्थ उससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए थे। इवन उनकी जो पोएम्स, उनको ये उम्मीद जागी थी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के माध्यम से इंग्लैंड में भी लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा। लेकिन और उन्होंने इसमें यह भी था, एक लाइन भी है, ब्लिस वॉज इट दैट डॉन्ट टू बी अलाइव। ये उनका मानना था कि शायद ये एक चेंज आएगा और चेंज आने के बाद लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन आएगा। वो जो नारा था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, शायद सच में होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और बाद में जब लुई 16 को मारा गया तो वर्ड्सवर्थ जो है उस ग्रूसम चीज़ों से बहुत परेशान हुए और उन्हें ये चीज़ जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो यही इसका जो है वो आंसर है कि ही फेवर्ड इट्स डेमोक्रेटिक इम्पल्सेस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which of the following statements accurately describe the theme of Wordsworth's Tinton Abbey? वर्ड्सवर्थ की टिंटन एबे जो कि एक इसको ड्रामेटिक लिरिक कहा जाता है, क्योंकि ये जो है इसमें ड्रामा वाली सारी की सारी
क्वालिटीज़ हैं। ये जो टिंटन एबे वर्ड्सवर्थ ने लिखी है ये आई थी कि 1793 में वो टिंटन एबे एक जो मठ है उसे विज़िट करने के लिए गए थे। उसके बाद वो 5 साल बाद दोबारा से गए तो वाई नदी के किनारे बसे हुए टिंटन एबे को और नेचर का क्या इम्पैक्ट उन पर वो पड़ा, जिसमें उन्होंने 3 जो स्टेजेस हैं नेचर को एडमायर करने की वो दिखाई हैं इसमें। तो इसमें टिंटन एबे में क्या थीम जो है एक्यूरेटली है वर्ड्सवर्थ की टिंटन एबे की, आप देखिए, नेचर लूजेज इट्स एबिलिटी टू अफेक्ट ह्यूमन इमोशन ओवर टाइम। क्या नेचर जो है वो ह्यूमन बींग्स पे प्रभाव डालना छोड़ देती है? सेंसिटिविटी टू नेचर्स मैसेज कम्स with age. Life experiences does not have the power to alter human opinions. It is not possible to appreciate beauty once one has aged. देखिए जो इसमें पूछा है कि भाई पहले ही एक एक करके नेचर जो है वो समय के साथ इंसान को प्रभावित करना छोड़ देती है। सेंसिटिविटी टू नेचर्स मैसेज कम्स विद इट। नेचर को आप कैसे देखते हैं, नेचर को आप कैसे महसूस करते हैं, वो आपको उम्र के साथ आपके अंदर आता है। तो बिल्कुल जो मैंने अभी आपको बताया टिंटन एबे में उन्होंने 3 स्टेजेस अपनी बताई हैं, तो यही जो है उन्होंने सेंसिटिविटी टू नेचर्स मैसेज कम्स विद एज, यही आपका इसका आंसर है कि नेचर को आप कैसे देखते हैं वो उम्र के साथ जो है वो आपके अंदर आता है। The next question is, which of the following assertions would William Wordsworth most likely agree with? इनमें से कौन सी बात से विलियम वर्ड्सवर्थ एग्री करते हैं? A poetry should be written in the common language of ordinary people. Poetry should focus on the lives and thoughts of elite people. Poetry should never concern itself with the natural world. और पोइट्री शुड राइम। तो इसका आंसर है, देखिए वर्ड्सवर्थ ने अपने प्रीफेस में भी ये बताया है कि पोएट जो है उसकी पोइट्री की जो लैंग्वेज है दैट शुड बी कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, जैसी एक साधारण लैंग्वेज है जो दूसरा भी लेमैन भी पढ़कर समझ ले। तो ये है, अब पोइट्री शुड बी रिटन इन द कॉमन लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। Poetry should be written in the common language of ordinary people. In his preface to lyrical ballads, Wordsworth calls for poetry to be written in what kind of language? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही समझा दिया। 1798 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेड्स को निकाला था, उसके बाद उन्होंने प्रीफेस उसमें ऐड किया था जिसमें उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ पोइट्री बताई थी और उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो पोएम्स की लैंग्वेज है दैट शुड बी सिंपल, बहुत ही आर्टिफिशियल या रूल्स एंड रेगुलेशंस में बंधी हुई वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो इसमें इसका आंसर है कॉमन एवरीडे लैंग्वेज। ये देखिए कहाँ लग गया है, ये दैट इज़ कॉमन एवरीडे लैंग्वेज। वो लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल कॉमन और एवरीडे लैंग्वेज होनी चाहिए। Now the next one is, in which chapter of Biographia Literaria Coleridge criticized the theory of the language of Wordsworth? Coleridge ने का जो वर्क है बायोग्राफिया लिटरेरिया यानी कि लिटरेरी बायोग्राफी, कॉलरिज ने इसमें वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ पोइट्री को क्रिटिसाइज़ किया है और उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है चैप्टर 14 में। ही क्रिटिसाइज्ड इट इन चैप्टर 14। चैप्टर 14 में उन्होंने वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ पोइट्री को क्रिटिसाइज़ किया है। वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोइट्री अपीयर्स इन, ये वही सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आ रहे हैं। वर्ड्सवर्थ ने अपनी थ्योरी ऑफ पोइट्री दी है प्रीफेस में जो कि जुड़ा था 1800 में, और ये है आपका प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स। प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स में वर्ड्सवर्थ ने अपनी थ्योरी ऑफ पोइट्री दी है। Wordsworth's preface to the lyrical ballads is believed to be the preamble of romantic criticism in which year was it published? Wordsworth के preface कभी कभी क्या होता है ना कि जो कुछ छोटे छोटे से questions होते हैं ना उसमें भी confuse हो जाते हैं। तो lyrical ballads आया था 1798 में और preface जुड़ा था उसमें 1800 में। तो इसका आंसर है आपका 1800, that is 1800 में preface जुड़ा था जिसमें उन्होंने अपनी जो है वो lyrical ballads की में preface में उन्होंने अपनी थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ पोइट्री। ठीक है,
The next question is which of the following would probably not occur in a William Wordsworth poem? इनमें से कौन सी चीज़ विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम में नहीं आई है? यूज ऑफ कॉमन एवरीडे लैंग्वेज, एंगेजमेंट विद द नेचुरल वर्ल्ड, मॉकरी ऑफ पॉलिटिकल फिगर्स एंड साइकोलॉजिकल इंसाइट। हम सभी को पता है कि वर्ड्सवर्थ की पोएम्स जो हैं वो कॉमन लैंग्वेज में लिखी हुई है। नेचुरल वर्ल्ड को जो है उन्होंने इसमें दिखाया है, नेचर के ऑब्जेक्ट्स को। मॉकरी ऑफ पॉलिटिकल फिगर, वर्ड्सवर्थ की किसी भी पोएम में हमें पॉलिटिकल फिगर्स का मजाक उड़ाते हुए नहीं दिखाया गया है, तो इसीलिए यही इसका आंसर है, ये मॉकरी ऑफ पॉलिटिकल फिगर्स। और इसमें जो ये नीचे वाला है साइकोलॉजिकल इंसाइट, तो यानी कि जब साइकोलॉजिकल इंसाइट का हाउ डू यू परसीव नेचर साइकोलॉजिकली, ये भी हमें वर्ड्सवर्थ की पोएम्स में देखने को मिलता है। चलिए ये हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट जो है वो आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पोएम इज कंसिडर्ड वर्ड्सवर्थ मैग्नम ओपस। सबसे पहले मैग्नम ओपस जो वर्ड है उसका मीनिंग जान लेते हैं। मैग्नम ओपस का मतलब होता है कि अ ग्रैंड वर्क, एक ऐसे जैसे मिल्टन का मैग्नम ओपस जो है वो पैराडाइज लॉस्ट को माना जाता है। तो वर्ड्सवर्थ का मैग्नम ओपस क्या है? तो वर्ड्सवर्थ का मैग्नम ओपस जो है दैट इज प्रिल्यूड। प्रिल्यूड है वर्ड्सवर्थ का मैग्नम ओपस, बहुत बड़ा वर्क जो है वो दैट इज़ प्रिल्यूड। क्योंकि आप जानते ही हैं कि प्रिल्यूड जो है, सबसे पहले तो प्रिल्यूड को कुछ नाम ही नहीं दिया गया था, और प्रिल्यूड वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के बाद एक स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है उनकी, और वो उनकी मृत्यु के बाद 1850 में उनकी पत्नी के द्वारा उसे पब्लिश किया गया था। तो दैट मैग्नम ओपस इज द प्रिल्यूड। Duncan Wu rejects the assertion that Wordsworth Lucy poems were primarily about. वर्ड्सवर्थ ने 5 लूसी पोएम्स लिखी हैं। नोबडी नोज द आइडेंटिटी ऑफ लूसी। कौन है लूसी? हालांकि क्रिटिक्स ने वर्ड्सवर्थ से लूसी के बारे में काफ़ी बार पूछा, बट ही डिड नॉट reply to anyone. He did not reveal the identity of Lucy. तो वर्ड्सवर्थ की जो ये 5 लूसी पोएम्स हैं, इनमें जो डंकन वू हैं उनका ये मानना है कि ये जो पोएम्स हैं ये दे आर नॉट अबाउट वर्ड्सवर्थ्स लव फॉर लूसी। तो ये भाई इनमें डेथ है, परसेप्शन है, एग्जॉशन है, एक क्या चीज़ नहीं है? लव। तो ये उनका मानना था कि लूसी पोएम्स लव के पर आधारित नहीं है। The next question is, in her essay Wordsworth Balladry, Real Men Wanted, Elizabeth Fay argues that the Romantics were interested in the medieval focus upon. देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरेज ये रोमांटिक एज की शुरुआत जो है, जो मानी जाती है, विलियम ब्लेक और इनसे जो रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है, ये दोबारा से लिटरेचर में वही शिवेलरी, वही नेचुरलनेस लाना चाहते थे जो एलिजाबेथन एरा में था। ये नियो क्लासिकल एज वालों ने केवल क्लासिकल लर्निंग के लिखने के तरीके को फॉलो करा था। उनके हिसाब से एलिजाबेथन एज में लिखने वाले राइटर, माना कि जब रेनेसांस आया था तो वो रिवाइवल ऑफ लर्निंग था, लेकिन उन्होंने रिवाइवल ऑफ लर्निंग को उनके हिसाब से मजाक बना दिया था क्योंकि उन्होंने फॉर्म को फॉलो नहीं किया था। लेकिन वर्ड्सवर्थ और जब ये रोमांटिक पोएट्स थे, इन्होंने दोबारा से यही माना था कि वही प्रेम, रहस्य, रोमांच, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के प्रति आकर्षण दोबारा से पोएम्स में लेके आना चाहिए, केवल फॉर्म पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इसमें क्या था कि क्या इंटरेस्टेड इन द मिडिवल फोकस अपॉन कोर्टली लव एंड मॉडर्न सीमिंग इमोशन, वायलेंस, नेचर, डेथ एंड डिजीज। तो ये उन्होंने कहा है कि रोमांटिक्स जो हैं वो इंटरेस्टेड इन द मिडिवल फोकस अपॉन कोर्टली लव एंड मॉडर्न सीमिंग इमोशन, कि अब वो दोबारा से किस में दे वर इंटरेस्टेड इन, ये मध्यकालीन युग के इस पार्ट में वो इंटरेस्टेड थे। Now the next question is, one of the central themes of Wordsworth Peter Bell is, वर्ड्सवर्थ की पीटर बेल जो पोएम है इसे काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया है। हालांकि बहुत से क्रिटिक्स को ये पसंद भी आई है। शैले ने तो इसके ऊपर मजाक बढ़ाते हुए बहुत ही ख़तरनाक पैरोडीज़ की लिखी है, पीटर बेल द थर्ड। और उन्होंने वर्ड्सवर्थ ने पीटर बेल जो पोएम लिखी है
उसमें उन्होंने ये बताया है कि कैसे एक व्यक्ति जो कि मॉरली करप्ट है बट नेचर के इन्फ्लुएंस से वो बहुत ही उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो एक कंप्लीटली चेंज्ड मैन हो जाता है। तो आप ये देखिए कि पीटर बेल की सेंट्रल थीम क्या है, हाउ नेचर कैन रेंडर समवन गुड, हाउ नेचर कैन करप्ट समवन, इटर्नल यूथ, अ डार्क वॉइस इनटू मैडनेस। अब जो मैंने आपको इसकी थीम बताई उसके हिसाब से आप खुद ही बता सकते हैं कि इसका आंसर है ए, कि कैसे नेचर के प्रभाव से एक बुरा व्यक्ति भी एक अच्छा व्यक्ति बन जाता है। वर्ड्सवर्थ calls himself a worshipper of nature in his poem। वर्ड्सवर्थ ने अपनी कौन सी पोयम में खुद को वर्शिपर ऑफ नेचर कहा है? तो दैट इज टिंटर्न एबे। वर्ड्सवर्थ ने खुद को टिंटर्न एबे में वर्शिपर ऑफ नेचर कहा है। When Wordsworth's Immortality Ode was first published in 1802, it had only। जब वर्ड्सवर्थ की इमोर्टेलिटी ओड जो है वो आई थी, इमोर्टेलिटी ओड में ओरिजिनली 11 स्टेंजास हैं, लेकिन जब ये पहले आई थी तो इसमें जो है वो केवल 5 स्टेंजास फर्स्ट टू फिफ्थ ही थे इसमें। Which year Coleridge met poet William Wordsworth and his sister Dorothy, which later contributed romantic movement to the English literature। वर्ड्सवर्थ की मुलाकात कॉलरिज से हुई थी 1795 में और वो एक इतनी अच्छी दोस्ती में बदल गई कि लेटर दे प्रोड्यूस्ड लिरिकल बैलेड टुगेदर, और उन्होंने लिरिकल बैलेड्स को एक साथ जो है वो निकाला, जिसमें 23 पोएम्स हैं, 19 वर्ड्सवर्थ की और 4 जो हैं वो कॉलरिज की पोएम्स हैं। तो ये मुलाकात हुई थी 1795 में। When was William Wordsworth born? मुझे पता है कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, मगर कभी कभी ऐसा होता है सिंपल क्वेश्चन में भी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वर्ड्सवर्थ का जन्म जो है वो हुआ था 7 अप्रैल 1770 में, कॉकरमाउथ में उनका जन्म हुआ था। कभी कभी सिंपल क्वेश्चन भी कंफ्यूज कर देते हैं ना, दैट्स व्हाई आई जस्ट इंक्लूडेड दिस क्वेश्चन। इन विच मैगजीन इन द ईयर 1787 दैट विलियम वर्ड्सवर्थ मेड हिज डेब्यू एज अ राइटर बाय पब्लिशिंग अ सोनेट। वर्ड्सवर्थ ने अपने कौन से किस ईयर में, एक्चुअली ये माना जाता है कि वर्ड्सवर्थ ने शुरुआत जो करी है वो 1798 में ही करी है, लेकिन वर्ड्सवर्थ ने जो शुरुआत करी थी एक सोनेट लिखकर एक राइटर के तौर पे, वो उन्होंने 1787 में करी थी और इस मैगज़ीन का नाम है द यूरोपियन मैगज़ीन। द यूरोपियन मैगज़ीन में इन्होंने शुरुआत करी थी एज एक सोनेट लिखकर। व्हेन डिड विलियम वर्ड्सवर्थ डाई? विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु हुई थी 1850 में और ही वॉज द ओनली पोएट लॉरिएट जिन्होंने भाई 1843 में उनको पोएट लॉरिएटशिप जो है वो ऑफ़र हुई थी और वो पोएट लॉरिएट बने थे उसके, लेकिन ही वॉज द ओनली पोएट लॉरिएट जिन्होंने एक भी कविता जो है वो पोएट लॉरिएट बनने के बाद नहीं लिखी, और 1850 में उनकी मृत्यु हो गई। तो 23 अप्रैल 1850। A long poem is a combination of short poems who has held the above opinion। एक लंबी पोएम छोटी छोटी पोएम्स का रूप होती है। ये ओपिनियन किसका है? तो ये ओपिनियन है विलियम वर्ड्सवर्थ का, ये ओपिनियन है। देखिए ये क्वेश्चन अभी आपको भी पता है कि मैं विलियम वर्ड्सवर्थ का सेगमेंट ले रही हूँ तो मैं विलियम वर्ड्सवर्थ ही पढ़ा रही हूँ, लेकिन जब ये मिले जुले क्वेश्चंस आ जाते हैं तो ये उसके लिए है। All good poetry is spontaneous overflow of powerful feelings। वर्ड्सवर्थ का ये मानना था कि जो पोएम्स होती हैं वो सोच समझ के नहीं लिखी जाती हैं, दे आर द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, यानी कि जब हमें फील होता है तो हम उन पोएम्स को जॉट डाउन जो है वो कर देते हैं। तो ये मानना था किसका? दैट इज़, ये विचार थे वर्ड्सवर्थ के विचार थे ये, तो विलियम वर्ड्सवर्थ। Now the next question is which poet emphasized on rustic language in poetry? कौन से पोएट ने बिल्कुल देसी भाषा पर
एम्फेसाइज किया है, तो दैट इज़ विलियम वर्ड्सवर्थ, नन अदर देन विलियम वर्ड्सवर्थ। और ये भी मैंने आपको बताया है कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी जो थ्योरी है पोएम लिखने की, पोइट्री की, वो उन्होंने दी है प्रीफेस में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिटन इन मार्च इज़ अ पोएम कंपोज्ड बाय, ये पोएम जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है। रिटन इन मार्च, ये पोएम जो है वो कुछ ऐसी पोएम्स है विलियम वर्ड्सवर्थ की जो थोड़ी सी कम लोग जिनके बारे में जानते हैं, तो ये पोएम जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई पोएम है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी। ये जो लाइन्स हैं ये कही गई हैं वर्ड्सवर्थ के द्वारा और इन्होंने कही है मिल्टन या लंदन 1802 में, इस सोनेट में ये कही है इन्होंने ये लाइन्स। वर्ड्सवर्थ को ये लगता था कि जो इंग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए हैं इंग्लैंड के लोग, और ओनली द स्पिरिट ऑफ मिल्टन लोगों को सही रास्ता दिखा सकती है। तो इसीलिए उन्होंने इनमें इन्वोक करा है मिल्टन को और उनसे कहा है कि तुम्हें इस समय, यानी कि जो इंग्लैंड इस समय बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से और बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से लोगों के अंदर एक बेचैनी है। ओनली द पोएम्स ऑफ मिल्टन कैन सूद द पीपल ऑफ इंग्लैंड। तो ये जो है इन्होंने मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस कार विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है और इन्होंने ये टू मिल्टन या लंदन 1802 में दिया है। Now the next question is what did Byron deride with his scathing reference to peddlers and boats and wagons? जब बायरन, आप जानते हैं कि मैं इससे पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि लॉर्ड बायरन, शेले और कीट्स तो बेचारा इनमें नहीं लेते हैं, लॉर्ड बायरन और शेले दे डिड नॉट लाइक द फिलॉसफी ऑफ एल्डर रोमांटिक्स। इन्हें एल्डर रोमांटिक्स की फ़िलासफ़ी पसंद नहीं थी और एल्डर रोमांटिक्स इन्हें पसंद नहीं करते थे। इन्हें सैटेनिक स्कूल का तमगा भी जो है वो साउदे ने इसीलिए ही दिया था क्योंकि ये किसी प्रकार के नियम कानून नहीं माना करते थे। तो बायरन ने ये कहा कि पेडलर्स, बोट्स और वैगन्स जो इन्होंने वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोएम्स में यूज़ किया है कि वर्ड्सवर्थ के उन्होंने जो है बायरन ने एक तरीके से कंडेम करा है वर्ड्सवर्थ के इस यूज़ को। वर्ड्सवर्थ की डेली कॉमन जो डेली यूज़ की लैंग्वेज है उसे उन्होंने कंडेम करा है। तो ये है आपका इसका आंसर, वर्ड्सवर्थ डिवोशन टू द ऑर्डिनरी एंड एवरीडे को इन्होंने इसकी निंदा करी है। The opening lines of Charlotte Smith's Beachy Head refer to the speaker reclining on the stupendous summit of a rock sublime as a fancy went forth. This poem reflects which of the following features common to much romantic poetry? भाई शैर्लेट स्मिथ का जो ओपनिंग लाइन्स हैं बीची हेड की, जिसमें जो स्पीकर है वो रिक्लाइनिंग झुक रहा है एक स्टुपेंडस समिट, समिट का मतलब होता है एक चोटी पर, और फिर रॉक सबलाइम, जैसे जैसे उसकी जो फैंसी है, जैसे उनकी फैंसी जो है वो यानी कि कल्पना जो है वो आगे आगे बढ़ती चली जाती है। ये पोएम रोमांटिक पोइट्री के कौन से फीचर को दिखाती है? तो देखिए, एन एम्फेसिस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन अ नेचुरल सेटिंग एंड द इमेजिनेशन एज इन वर्ड्सवर्थ पोएम, अ फोकस ऑन द पोएट एज सीयर एज इन सम ऑफ कीट्स पोएम, a call for social and political reform as in some of Shelley's works, a nod to the poet। ये जो साधारण नेचर की गोद में जो कि एक स्पीकर को दिखाया गया है, ये इको करता है वर्ड्सवर्थ की पोएम्स को। तो इसका आंसर है ए, एन एम्फेसिस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन अ नेचुरल सेटिंग एंड द इमेजिनेशन, जो कि हमें वर्ड्सवर्थ की पोएम्स में देखने को मिलता है। Now the next question is John Lilly's work significantly shaped the writing of which famous writer? ये तो जो है बीच में एक जो है आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गया है। ये जॉन लिली यूनिवर्सिटी विट्स में से हैं और इन्होंने शेप किया है विलियम शेक्सपियर की राइटिंग को, नॉट विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये है विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूनिवर्सिटी विट्स, तो इसका आंसर विलियम शेक्सपियर है, विलियम वर्ड्सवर्थ नहीं है। तो ये शेक्सपियर है, बीच में आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गया।
Dust as we are, the immortal spirit grows like harmony in music, there is dark. ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं? Dust as we are, the immortal spirit grows, कि हम मिट्टी के डले हैं. Like harmony in music, there is dark. और जैसे कि हार्मनी इन म्यूज़िक देयर इज़ अ डार्क, कि चारों तरफ अंधेरा है, और वी आर मेड ऑफ, कि हम जो हैं डस्ट एज वी आर, हम जो इमोटल्स, हम स्पिरिट्स जो हैं वो इमोटल हैं, बट यू एज अ ह्यूमन बींग्स वी आर लाइक डस्ट. तो ये लाइन्स हमें वर्ड्सवर्थ की पोएम में देखने को मिलती हैं. दैट इज़ द प्रिल्यूड. Now the next one is, poetry is emotions recollected in tranquility. Who has defined poetry in these words? तो poetry के बारे में ये किसने कहा है? ये आप सभी को पता है. ये कहा गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा. Now the next question is, Duncan Wood discusses the presentation of spots of time in the poetry. Spots of time का जो spots of time या एपीफेनी का जो कॉन्सेप्ट है वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने दिया है और प्रिल्यूड में. और ये उन्होंने कहा है कि स्पॉट्स ऑफ टाइम का जो कॉन्सेप्ट है, उनको डंकन वू का मानना है, वो डिस्कस करते हैं स्पॉट्स ऑफ टाइम का जो कॉन्सेप्ट है या एपीफेनी का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है? दैट इज़ गिवन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. Our birth is but a sleep and forgetting, in which poem these lines occur. कि हमारा जो जन्म है एक नींद की तरह है, कि जैसे एज but a sleep and forgetting, कि हमारा जन्म एक नींद की तरह, एक लंबी नींद की तरह, जिससे हम पिछला जन्म अपना भूल जाते हैं. ये लाइंस हमें साइकोलॉजिकल पोएम किस में देखने को मिलती है? एक फिलोसफिकल पोएम है, ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी. तो उसमें ये लाइंस हमें देखने को मिलती हैं. Now the next question is, the sweetest thing that ever grew beside a human door. ये एक वर्ड्सवर्थ की पोएम है, लूसी ग्रे, विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ लूसी पोएम. उसमें उन्होंने कहा है कि लूसी के ना कोई मेट है ना कॉमरेड है, वो एक मूर पर रहती है जिस पर घास उगती है, घास जो कि एक सबसे अच्छी चीज़ है जो किसी के ह्यूमन बींग्स के दरवाजे तक अपने आप ही उगाती है. तो ये लाइंस जो कही गई हैं ये लूसी ग्रे पोएम्स में से लूसी ग्रे पोएम में से है. Who calls poetry the breath and finer spirit of all knowledge? किसने पोइट्री को breath and finer spirit of all knowledge कहा है? He is none other than Wordsworth. ये कहा है वर्ड्सवर्थ ने. Elizabeth Fay refers to which poet as a sort of poet King Arthur? कि एलिजाबेथ फे ने वर्ड्सवर्थ को कहा है पोएट किंग आर्थर. तो एलिजाबेथ फे ने वर्ड्सवर्थ को कहा है अ सॉर्ट ऑफ पोएट किंग आर्थर. जैसे एवरीबडी वांट्स टू राइट अबाउट किंग आर्थर, इसी तरीके से उन्होंने वर्ड्सवर्थ को किंग आर्थर से कंपेयर किया है. Which poet would have been most likely to compose a poem examining his own childhood? कौन सा इनमें से कौन से कवि ने अपने चाइल्डहुड को सामने रखते हुए पोएम्स लिखी हैं? तो वर्ड्सवर्थ के चाइल्डहुड का डिस्क्रिप्शन हम उनकी बहुत सी पोएम्स में पाते हैं. और चाहे वो टिंटन एबे हो, चाहे वो डेफोडिल्स हो, डेफोडिल्स में तो नहीं, चाहे वो प्रिल्यूड हो, तो ये हैं विलियम वर्ड्सवर्थ जिनके चाइल्डहुड जो अपने खुद के चाइल्डहुड को एग्जामिन करते हुए जिन्होंने पोएम्स को लिखा है. Now the next one is, the child is the father of man and I could wish my days to be bound each to each. ये जो लाइंस हैं ये ली गई हैं रेनबो और माई हार्ट लीप्स अप से. ये लाइन जो है रेनबो या माई हार्ट लीप्स अप की लाइंस थी, जिस पर ऑब्जेक्शन उठाया था नेचुरल पाइटी वर्ड पर विलियम ब्लेक ने, कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो तो नेचुरली डिग्रेडेड होते हैं, तो ये नेचुरल पाइटी वाले वर्ड पे उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया था. तो ये जो लाइन्स हैं ये ली गई हैं माई हार्ट लीप्स अप या द रेनबो पोएम से. Oh joy that in our embers is something that doth live, that nature yet remembers what was so fugitive. ये जो लाइंस हैं
वर्ड्सवर्थ की, ओ जॉय दैट इन आवर एम्बर्स इज समथिंग दैट डॉट लिव, दैट नेचर येट रिमेंबर्स व्हाट वाज सो फ्यूजिटिव, कि जो नेचर को याद रहती है, तो जॉय जो कि इतना फ्यूजिटिव है, एक पल भर क्षण भर का होता है। तो ये जो लाइंस है, ओ जॉय दैट इन आवर एम्बर्स इज समथिंग दैट, कि वो जॉय, खुशी जो एम्बर्स में भी रहती है, दैट नेचर येट रिमेंबर्स, नेचर को वो खुशी भी याद रहती है, वो खुशी जो कि क्षण भंगुर होती है। तो ये लाइंस ली गई हैं इमोर्टेलिटी ओड से। And the next one is, just for a handful of silver he left us, just for a ribbon in his coat who wrote these lines। जब वर्ड्सवर्थ ने पोएट लॉरियटशिप एक्सेप्ट कर ली थी तो बहुत से पोएट्स उनके अगेंस्ट हो गए थे, जिनमें से एक रॉबर्ट ब्राउनिंग ने उनके बारे में ये लिखा था कि द लॉस्ट लीडर में, कि वो अपनी जो उनका ध्येय था उसे छोड़कर उन्होंने पोएट लॉरियटशिप एक्सेप्ट कर ली। तो ये लाइंस हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग की, और उन्होंने ये विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए कहा है। तो ये कहा गया है ब्राउनिंग के द्वारा। We are laid asleep in body and become a living soul, in which poem of Wordsworth does this line, कि we are laid asleep in body and become a living soul, कि हम जो है ऐसा लगता है कि हम एक बॉडी में कैद हैं और हम एक लिविंग सोल जो है वो बन गए हैं। ये लाइंस हैं टिंटन एबे की। तो ये टिंटन एबे की लाइंस हैं। टिंटन एबे पोएम जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम है। और ये आज का लास्ट जो है वो लास्ट क्वेश्चन है। ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी डू वी कम फ्रॉम गॉड हु इज़ आवर होम, कि वर्ड्सवर्थ ने इसमें कहा है कि वी कम फ्रॉम द होम ऑफ गॉड, और गॉड जो कि हमारा घर है। तो ये जो फिलॉसफिकल लाइंस हैं ये ली गई हैं इमोर्टेलिटी ओड से। तो ये है आपका इसका आंसर, दैट इज़ इमोर्टेलिटी ओड। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए हेल्पफुल रहें और आप आपकी तैयारी में ये कुछ भूमिका जो है वो निभाएं। 40 दिन मेरे साथ आप लोग अपनी तैयारी को करें और उस तैयारी से आप लोगों को 100% हेल्प जो है वो मिलेगी ही मिलेगी। और थोड़ा सा मैं अपना ऐड भी कर दूं जो TSSB के लिए है। बाकी मैं आप लोगों को एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि अगर आप चाहें तो आप कुछ भी पा सकते हैं। बस चाहना और करना दो अलग अलग शब्द नहीं होने चाहिए। इफ़ यू विश यू कैन। और यही इसी पॉजिटिव संदेश के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ कल आपसे।